बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त जो है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरा वनडे मैच जारी है, जहां पर हमने देखा कि पहले जो है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी। इस वक्त भी मैच जारी है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो है हमजा फारूकी साहब मौजूद हैं, जो सिंध सुपर लीग जो मुनक्किद हुई है उसके फाउंडर थे। तो ज़बरदस्त रहा टूर्नामेंट भी। हमजा साहब, कैसा देखा आपने टूर्नामेंट को? टूर्नामेंट माशाल्लाह से जो इसका जो मकसद था टूर्नामेंट का वो पूरा हो गया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि इंटीरियर की टीम आगे जाए और इंटीरियर की टीम से प्लेयर्स नज़र आए। तो हमने देखा लाड़खाना लेपर्ड्स चैम्पियंस ऑफ सिंध सुपर लीग, लियारी को इन्हें शिकस्त दी। फाइनल के अंदर लियारी ने ज़बरदस्त फुटबॉल खेली। तो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव जो था इस टूर्नामेंट का वो पूरा हो गया। उसके बारे में तफसील में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रियाज साहब, क्या कहेंगे? तीसरा वनडे जारी, आज फैसला हो जाएगा सीरीज़ किसके नाम रहेगी वनडे की। जिस तरह टेस्ट मैच की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, तो हम समझते हैं कि आज जो है पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने, तो समझते सीरीज़ अपने नाम करने की सलाहियत है बैटर्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा मोइन, ये ज़ाहिर है टेस्ट सीरीज़ जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने में कामयाब रही थी और अब वनडे सीरीज़ का ये तीसरा और आखिरी मैच है। और लकीली इस वक्त इत्तेफाक से जब ये मैच हो रहा है तो हमारा ये प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसके सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद रही कि इब्तिदा में हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जो एरन फिंच हैं, जो बहुत ही अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस रही है लेकिन बैड लक रही उनके साथ, आज जो है वो इब्तदाई में आउट हो गया। शाहिनशाह आफरीदी ने उनको आउट किया था और इसी तरह से उसको हारिस रऊफ़ ने उनको आउट किया। और जो वो थे अपना हेड, उनको जो था मतलब शाहिनशाह आफरीदी ने आउट किया था। तो एरन फिंच जो हैं वो बहुत ही, उनकी वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और डैनियल वेटोरी, जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है, 2003 में वो यहाँ आए थे और अब न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ इस वक्त वो आए हुए हैं यहाँ बहैसियत कोच। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी टीम जो थी इस वनडे में वो उस तरह की तजुर्बेकार टीम नहीं थी जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है, इससे पहले आती रही है। तो और जिस तरह से पाकिस्तान ने मतलब परफॉर्मेंस दी ख़ासतौर से दूसरे वनडे में, और 348 रन्स का जो है पहाड़ जैसा टारगेट उन्होंने अचीव किया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो बैटर्स थे, पाकिस्तानी फील्डर्स को भी आप कह सकते हैं और बॉलर्स ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वरना इससे पहले आप ये देखें कि हमेशा हम ये बात करते हैं, सभी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही, अनप्रेडिक्टेबल रही है। और जब हम पर प्रेशर आता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हमारे बॉलर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रन देते हैं और हमारे बैटर्स जो है वो आउट हो के चले जाते हैं। लेकिन मतलब ये कि और जब इस तरह की क्रंच और प्रेशर सिचुएशन होती है ना, उसमें हम अपनी चीज़ों को अच्छा इसमें हमने देखा है रियाज साहब इमामुल हक दोनों इनिंग्स में जो है सेंचुरी स्कोर करते नज़र आए वनडे में, तो समझते हैं कि आज के मैच में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं वही बात आगे लेके जा रहा था कि जब हम पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हमारे बैटर्स और बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और जब हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे लेते हैं तो हमारा मेरे ख्याल से वो जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरे ख्याल से शेक हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने पहले बात की कि कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल रही है, तो ख़ास तौर से दूसरा जो वनडे था उसमें हमारी टीम ने अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो थी उसको पॉजिटिव वे में मतलब उसका तब्दील कर दिया, मुजाहरा किया और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है बैक बाउंस किया। 348 रन का टारगेट कोई आसान नहीं होता। तो और पहले आप देखें, पहले वनडे में हमारी टीम जो है वो मतलब हमारे बैट्समैन जो थे दीवार साबित हुई, इतने ह्यूज मतलब इतने ज़्यादा रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहाँ तक इमामुल हक की बात है तो इमामुल हक को हमने देखा, हम जो यहाँ पे डिस्कशन मतलब करते रहे कि जो पहला टेस्ट मैच था लोग यही कह रहे थे कि
डेड विकेट है, बैटिंग विकेट है, बहरहाल ये कि उसमें उन्होंने मतलब अपनी परफॉर्मेंस साबित की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी रन्स के पहाड़ खड़े किए, लेकिन फिर बैड लक रही इमामुल हक के साथ कि वो फिर परफॉर्मेंस नहीं दे सके टेस्ट मैचेस में। लेकिन वनडे में आके फिर उन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बैक बाउंस की और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस की। अब ये बात तय हो गई है कि हालांकि उस वक्त हमने भी ये कहा था कि अगर इमामुल हक दूसरे टेस्ट में नहीं चले तो किसी और बैट्समैन को मौका देना चाहिए और रिवायत से हट के हमें मतलब फैसले लेने चाहिए, इसलिए कि ये 80s और 90s की क्रिकेट नहीं है, 80 और 90 की दहाई की क्रिकेट नहीं है, ये जो है मौजूदा दौर की क्रिकेट है। ज़माना बहुत आगे चला गया है, हमें वैरायटी पैदा करनी चाहिए, वेरिएशन पैदा करना चाहिए, और जितना हम वेरिएशन पैदा करेंगे उतना हमें चांस मिलेगा और चांस से फिर हम अपनी फतह निकालेंगे। बिल्कुल है। हमजा फारूकी साहब है, 6 करोड़ रुपए की लागत का सिंध सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। हमने देखा कि यहाँ पर खिलाड़ियों को 9,80,000 रुपए पे भी किए गए, लेकिन जिस तरह हॉस्टल में रखा गया उन्हें, समझते हैं कि आप फाउंडर थे इस टूर्नामेंट के, उनके साथ ज्यादती हुई? देखिए जिस तरह हमने टूर्नामेंट सोचा था, प्लान किया था, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है, उस तरह चीज़ें नहीं होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट का फाउंडर मैं ज़रूर हूँ, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है ऑफ द चैम्पियनशिप वो मेरे हाथ में नहीं है। हमने चीज़ें प्रपोज की थी, वो काफ़ी चीज़ें नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें हुई। प्लेयर्स के लिए एक अच्छा पैकेज रखा गया, हर प्लेयर को, हर लोकल प्लेयर को 30,000 रुपीज़ मिले इस ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। हर इंटरनेशनल प्लेयर को 50,000 रुपीज़ मिले हैं खेलने के लिए, एंड हर कोच को 40,000 रुपीज़ मिले हैं। टोटली बनता है एक टीम का 9,80,000 रुपीज़। 10 टीम्स का तकरीबन 1 करोड़ रुपये बनता है, तो उनको इस तरह फैसिलिटेट किया गया। हर प्लेयर को किट दी गई, हर प्लेयर को शूज़ दिए गए, और फुटबॉल के शूज़ नहीं दिए गए, उनको बाकायदा रनिंग शूज़ दिए गए ताकि वो उसमें जिम में ट्रेन करे, अपनी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग में काम करे। तो उनको एक अच्छी चीज़ दी, आउटसाइड ऑफ फुटबॉल उनको चीज़ दी है एक, और उसके अलावा इनको एक्सपोजर दिया गया है, लाइव मैचेस पे एक्सपोजर दिया गया है। 23 लाइव मैचेस हुए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील। फुटबॉल में कहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको लाइव मैचेस दिए गए हैं। इंटीरियर सिंध की जो टीमें थी उनको ज़बरदस्त एक्सपोजर का मौका दिया गया है। सारे जो आपके डिविजन्स हैं उनसे टीमें बन के आई है, बल्कि हमने देखा कि इतनी ज़बरदस्त उनकी हौसला अफजाई हुई है कि दे वेंट ऑन टू विन द चैम्पियनशिप। SL का फाइनल एक इंटीरियर सिंध की टीम ने जीता है। अच्छा, आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लियारी और मलीर में फ़ुटबॉल खेली जाती है कराची में, लेकिन चैंपियन बनकर लाड़काना की टीम गई इंटीरियल से, तो फ़र्क नज़र आया यहाँ पर कि इंटीरियल में भी बड़े फुटबॉलर्स हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, इंटीरियर में फुटबॉलर्स है, प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत थी। हम यही सोचते थे कि अगर इंटीरियर सिंध में इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए तो इनके पास वो टैलेंट है कि वो अपना टैलेंट साबित कर सकते हैं टीवी पे लोगों के सामने। अब तो ये लोग, कोई भी नहीं बोल सकता ना कि हमने इनको देखा नहीं, हमें नहीं पता है लोग किस तरह खेलते हैं। अब तो टीवी के सामने मैच सारे रिकॉर्डेड है, तो उनकी गेमें सामने आ गई है। लियारी होम टीम थी, लियारी फाइनल तक पहुंची। लियारी ने जो सेमीफाइनल खेला है वो तारीखी सेमीफाइनल खेला है, जो टर्न अराउंड हुआ है, 2-0 हारने से 2-2 ड्रॉ किया और पेनल्टीज पे जीते, और बहुत पैशनेट मैच था। तो लियारी बहुत पैशन के साथ आई थी। काशी साहब समझते हैं कि बड़े जल्दी फाइनल भी करा दिया गया, कम से कम प्लेयर्स को एक दिन का गैप जरूर मिलना चाहिए था। देखिए थोड़ी सी लिमिटेशंस थी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक ब्रॉडकास्टेड इवेंट कराने में थोड़ी सी ऐसी लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो बिल्कुल अगर हमारे पास वो ऑप्शंस होते अवेलेबल तो हम काफ़ी मैचेस में रेस्ट रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं, काफ़ी मैचेस में रेस्ट रखते, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी थी, लिमिटेशंस भी थी, तो वी कुड नॉट डू दैट। लेकिन फिर भी जो टीम को, एक टीम को एडवांटेज मिला है वो दूसरी टीम को भी एडवांटेज मिला है, एक टीम को डिसएडवांटेज मिला है वो दूसरी टीम को भी डिसएडवांटेज मिला है। इट्स अ फेयर गेम। फेयर गेम। रियाज साहब क्या कहेंगे फ़खर जमान के हवाले से? पिछले मैच में भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई फ़खर जमान ने, तो समझते हैं कि आज फ़खर के साथ साथ एक दफ़ा फिर बाबर भी लंबी इनिंग खेलेंगे? देखें, बिल्कुल जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने अभी, जैसा मैंने पहले कहा कि आज इत्तेफाक से हम लोगों का लग रहा है कि यूनिफॉर्म है मैच मतलब, और दूसरी जाने जो हमारी टीम है ना, वो आज जिस तरह से उन्होंने इब्तिदा में
अच्छी मतलब ये कि विकटें ली थी, गो कि हमारा प्रोग्राम भी जारी है, मैच भी हो रहा है, तो ज़्यादा बात तो नहीं हो सकती। लेकिन ये कि हमारे जैसे हारिस रऊफ ने इब्तदाई में 2 विकटें ले ली थी, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली थी, अगर उसी तरह रियाज से साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी फ़खर जमान और बाबर आजम के हवाले से। रियाज साहब क्या कहेंगे दोनों के हवाले से, आज कैसी कारकर्दगी दोनों को दिखानी चाहिए? देखें शहजादा मोइन, बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो इस वनडे सीरीज़ को जीतने में कामयाबी हासिल करे। गो कि हमारी टीम इस पोजीशन में थी कि वो टेस्ट मैच की सीरीज़ भी जीत सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक रही और हम नहीं जीत सके। लेकिन इस वक्त जो है तीसरा जो वनडे है, इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मौका है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस रही है और इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस रही है, तो जिस तरह से उन्होंने उस वक्त दूसरे वनडे में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, हमारे ओपनर्स जो थे उन्होंने मतलब एक स्टैंड दिया था, जिसकी वजह से हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने में कामयाब रहे थे। और आपने देखा कि विकेट को आप बिल्कुल बैटिंग विकेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बैटर्स को फ़ायदा ज़रूर हुआ। लेकिन आप ये देखें कि जब जब हमारे बॉलर्स ने या उनके बॉलर्स ने वैरायटी बॉलिंग की तो उनको विकटें भी मिली, ऐसा नहीं कि विकटें नहीं मिली। तो ये एक सपोर्टिंग विकेट थी, अच्छी विकेट थी। और जो एक इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म आया था इंडी टेस्ट के बाद के पाकिस्तान की विकटें ऐसी होती हैं, तो कम अज़ कम वो दाग एक तो पहले यूँ धुल गया कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है कामयाब रही टेस्ट सीरीज़ में, और अब जो है ये वनडे सीरीज़ जो है एक मैच से बराबर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है कि जब कोई टीमें आपस में मैच खेल रही हों तो उसमें उतार चढ़ाव आए और दोनों टीमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस पेश करने की पोजीशन में हों। तो अब मैं ये समझता हूँ कि तीसरा वनडे जो है इसमें मतलब हालात कुछ मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि एक तो ऑस्ट्रेलियन टीम उस तरह का स्कोर नहीं कर पाएगी जिस तरह का उन्होंने पहले किया था, चूँकि मैच जारी है। तो दूसरी ये कि हमारे बैटर जो हैं अगर थोड़ी सी और जिम्मेदारी महसूस कर लें तो ये मैच हम जीत के वनडे बिल्कुल ये मैच जीत कर सीरीज़ हम जीत सकते हैं। पहले ही हम टेस्ट मैच सीरीज़ हार चुके हैं, तो कोशिश होगी कि पाकिस्तानी बैटर्स की कि आज मैच में फतह हासिल करें और उसके बाद जो है सीरीज़ अपने नाम करें। इस वक्त हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा ने जो है टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। फवाद साहब, सबसे पहले तो विनर्स स्पोर्ट्स में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, रियाज भाई को भी मेरी तरफ से सलाम। क्या कहेंगे, बड़ा जबरदस्त आज मैच जारी है इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। टॉस एक दफा फिर जो है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने जीता, तीसरी दफा वो बॉलिंग करने को तरजीह देते दिखाई दिए और जब से दूसरे वनडे से शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, उन्हें विकेट टेकिंग के लिए जो इस्तेमाल किया और विकेट भी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू में तो समझते हैं कि फायदा जरूर हासिल करते हुए दिखाई दे रही है पाकिस्तानी टीम। देखिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम तो है नहीं और 3-0 से मेरी नजर में ये जीतना चाहिए था। पहले वनडे में जो हमें झटका लगा स्पेशली शाहीन के बगैर, तो उससे हमने सीखा जरूर, बट फिर हमने दोबारा वही किया कि हमने टॉस जीत कर आखिर में दूसरी बारी लेने का सोचा और बहुत बड़ा एक टारगेट था जो चेज भी कर लिया। उसमें ड्यू फैक्टर एक रीजन था और आज भी वही नजर आता है। ओवरऑल ये सीरीज हम वनडे की नजर यही आना है मेरे ख्याल से, जीत जानी चाहिए हमें, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। लेकिन अगर आप देखें एक सतह पे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच भी जो पहला जीता था अगर सीरीज हार भी जाता है तो उसको मैं ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी कहूंगा, क्योंकि आप उनकी टीम का ऑन पेपर हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम का मवाजना देखें और वो कंडीशंस जो हमारे लिए सूटेड हैं वहां पर आके उन्होंने हमें मुश्किल टाइम दी और पहले मैच में जिस तरह से शिकस्त दी और पिछला मैच भी वो आखिर वक्त तक लड़े थे। तो ऑस्ट्रेलिया को इसकी कामयाबी जाती है, टेस्ट सीरीज वो जीत के जा रहे हैं और हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज सऊद शकील को आपने बिठा दिया, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, क्योंकि आप चाह क्या रहे हैं?
आपने एक आपने मैच उनकी बैटिंग देखी नहीं प्रॉपर और उसके बाद उसे ड्रॉप कर दिया, आसिफ अली को आपने इन किया, तो समझते हैं कि प्रॉपर अगर चांस दें, जिस तरह आपने जाहिद महमूद को प्रॉपर चांस देते नजर आ रहे, तो सऊद शकील को भी प्रॉपर चांस देना चाहिए था। नहीं, यही तो हमारी बदकिस्मती है ना, जो हमारे यहाँ प्लेयर डेवलप नहीं हो पाते और घूम फिर के हम वही नाम चला रहे होते हैं, और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये तरीका वही है जो चलता चला आ रहा है, और आज भी यही हुआ है। और मुझे बिल्कुल एक चीज समझ नहीं आई, अगर आपने एक प्लेयर को बाहर करना है तो उसे एक प्रॉपर 3 मैच का कम से कम चांस तो दें। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप किस तरह प्लेयर डेवलप करेंगे? मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज होता है अच्छी बॉलिंग में, अच्छी कंडीशन में। ठीक है, आप पिछला मैच जीत गए, आज भी जीत जाएं, लेकिन आप आगे बड़ी क्रिकेट में तो कोई फायदा नहीं होना इससे। और अक्सर होता यही है कि हम, कहा जाता है कि हम तनकीद करते हैं। तनकीद का कतई मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क की टीम को जीतता नहीं देखना चाहते, लेकिन आप दूसरी जो इंटरनेशनल ममालिक कंट्रीज हैं, जो दूसरे मुल्क हैं जो टॉप 3 या टॉप 4 में शामिल हैं, आप उनसे उसका मुवाजना कर रहे होते हैं, तो आपको नजर आ रहा होता है कि हम कितने पीछे हैं। तो वो कोई चेंज नहीं आई। ये मुझे आज सऊद शकील पे तो मुझे सख्त, आप गुस्सा कह लें या जो भी, के बहुत ही गलत डिसीजन। अच्छा, इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे? 2 मैचेस और दोनों में सेंचुरी, वनडे में समझते हैं कि जिस तरह टेस्ट मैचेस में उनकी जो कारकर्दगी थी सिवाय पिंडी टेस्ट के बाकी में फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए, लेकिन दोनों वनडे में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा साइन है। देखिए, पिछले मैच में तो बहुत ही अच्छी उन्होंने खेली, उससे पहले भी 100 किया था। मैं कैसे उनके खिलाफ बात कर सकता हूँ? वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब नहीं करेंगे तो बाकी नहीं करेंगे, तो उस पर भी बात होगी। जब कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, आप उस पर तनकीद करेंगे तो लोग हम पे ही सवाल उठाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक प्लेयर को आप एक मैच खिलाएं और उसके बेसिस पे फिर आप उससे दूसरे में बारी ना कराएं और तीसरे में बिठा दें। तो ये हम कर क्या रहे? वो भी एक यंगस्टर जिसका आपको पता है कि 8-10 साल तक वो खेल सकता है, उसके मुकाबले में उन प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी हमने आजमाया हुआ है, जिनकी पोटेंशियल का भी पता है। तो अब वो तरीकाकार है जिसका जो खिलाने का है, और हमारे यहाँ तो पता भी नहीं होता कि आज कौन बैठा हुआ है। अगर सियासी हालात तब्दील हो तो 3 दिन बाद इनको खुद ही नहीं पता होगा खिलाने वालों को वो होंगे या नहीं। अच्छा, इस सीरीज के अंदर फवाद साहब समझते हैं कि शाहनवाज धानी को जगह देनी चाहिए थी किसी सीनियर प्लेयर्स की जगह? भाई, प्रॉब्लम हमारी सारी ये, माजरत के साथ कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, हमारे यहाँ रेलू कट्टे को एक स्पेशलिस्ट पे प्रेफर किया जाता है। वो यही हो रहा है शाहनवाज धानी के साथ भी, यही हुआ सऊद के साथ भी। तो हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स तो कोई डेवलप नहीं हुए। मुझे तो नहीं याद कि अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद के बाद कि आप कोई कह लें ठीक है फहीम थोड़ा बहुत बेहतर था, लेकिन बाकी तो सारे रेलू कट्टे ही आए हैं ना। शादाब अब बन रहे हैं जाके, तो हम रेलू कट्टों को खिला रहे होते हैं जिनका ये भी पता होता है कि 20 रन बना सकते हैं, 2 ओवर कर सकते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है सर। ये तो हमारे स्पिनर्स भी जो है वो टेल हैंडर के तौर पर आके बना लेते हैं। अगर नुमान अली की बात करें, टेस्ट मैचेस में अगर 18 बॉल वो नहीं खेलते, जाया नहीं करते, तो शायद हम वो टेस्ट भी नहीं बचा पाते। आप सीरीज जीत जाएंगे, वेस्ट इंडीज आएगी उससे भी जीत जाएंगे, आप वर्ल्ड कप 2023 का खेलने जा रहे हैं, इस टीम से तो आप नहीं जीतते। ये अच्छा, थोड़ी सी कप्तानी पे भी बात कर लें फवाद साहब। समझते हैं कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट मैच की कप्तानी तक महदूद रख दिया जाए और वनडे और T20 के लिए अलग अलग कप्तान मैसर हो पाकिस्तान को? मोइन, ये आगे की बात है। अभी तो कप्तान भी हमारे यहाँ तैयार तो कोई होता नहीं है। बेसिकली कप्तान भी पाकिस्तान टीम में आता है और उसके बाद सीखना शुरू करता है। पाकिस्तान टीम पहले एक जमाने में होता था कि जो आप सीख के आते थे, अब हमने नया तरीका लिया है, पाकिस्तान टीम में लेते हैं और उसके बाद फिर हम सिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो बेहतर हो रहा है, टाइम लगेगा। T20 में अभी मुझे लगता है कि ज्यादा जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, अगर बाबर ने अपना खेलने का अंदाज चेंज नहीं किया तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद शायद उनके लिए मसाइल रहे टीम में होने के। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के बाद उनके साथ जो है कुछ मसाइल रहे, करना पड़ेगा। अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद मुख्तार साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। हमजा साहब, जिस तरह सुपर लीग मुनक्किद हुई तो समझते हैं जिस तरह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो तमाम टीमों को जो है हमने देखा कि पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए भी टॉस होता दिखाई दे। तो क्या था, ये मामला क्या थे? ऐसे है कि फर्स्ट टीम जो जीती है टीम, उनको 15 लाख रुपीस दिए गए हैं।
का अनाउंस किया गया कि 15 लाख रुपीज़ उनको दिए जाएंगे। जो रनर्स अप आई है उनको 10 लाख रुपीज़। दीज आर वेरी हैवी अमाउंट्स। पाकिस्तान प्रीमियर लीग के भी ये अमाउंट्स नहीं होते जो 15 लाख रुपए। इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री एक तरीके से कायम हुई है। तो इफ़ आई रिकॉल द पोजीशन करेक्टली तो दिस इज़ द हाईएस्ट। थर्ड पोजीशन के लिए बताएं। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन की जो है वो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का मेरे ख्याल से टाइम नहीं था। तो व्हाट दे हैड टू डू बिकॉज द लाइट्स वहाँ पे है नहीं स्टेडियम में और दिन के टाइम मैच होना था, तो दोनों टीमें ने एग्री कर लिया कि टॉस पे बात ख़त्म की जाए। दे टॉस बेसिकली ऐसा होना चाहिए था आपकी नज़र में? देखिए लाइक आई सेड देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और टॉस किया, एक टीम को 3 लाख मिले, एक टीम को 2 लाख मिले, वरना एक को 5 मिले थे, एक को कुछ नहीं मिलना था, तो दोनों ने एग्री कर लिया। they went home with something। बिल्कुल जब दोनों टीमें राजी थी तो इस बेस पे जो है वहाँ पर तीसरी और चौथी पोजीशन का फैसला हुआ है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हम सिंध सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे थे। तीसरी और चौथी पोजीशन के हवाले से एक टीम को जो है 2 लाख मिले, एक को 3 लाख रुपए मिले, तो यकीनन 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हो गई दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन मैच नहीं हुआ, टॉस की बुनियाद पे वो फैसला हुआ था। अब थोड़ी सी बात दोबारा क्रिकेट पे आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, आज जिस तरह फवाद साहब कह रहे थे कि बड़ी ज़्यादती की गई, सऊद शकील को ड्रॉप किया गया, तो समझते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स को ऐसे तमाम मैचेस में चांस दे ताकि उनकी सलाहियतें निकल कर सामने। हमने देखा पहले मैच में उन्हें खिलाया गया, दूसरे मैच में बैटिंग उन्हें नहीं कराई गई, तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया गया, तो समझते ज़्यादती है। देखें, फवाद मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी अच्छी मतलब बातें की हैं, बिल्कुल मैं उनकी बातों को बैक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। देखें, हमारे यहाँ एक माइंड सेट है जो मतलब उन्हें पता है किन किन के लड़के जो देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो मेरिट में हैं, लेकिन 1-2 लड़कों का ऐसा होता है कि बात होती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि माइंडसेट, वो इस हवाले से कह रहा हूँ कि आप दुनिया भर में ये देखें कि जो उनके मतलब तजुर्बेकार प्लेयर होते हैं, अगर वो एक आध दफ़े अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते या अच्छी परफॉर्मेंस दे के फ़ौरन अगर कोई ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो वो अपने किसी दूसरे लड़के को चांस देते हैं। हाँ, उनके आप दुनिया की जो टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वो क्या करते हैं, जब कोई न्यू कॉमर लेते हैं ना, नया लड़का लेते हैं, यंगस्टर्स अगर टीम में खिलाते हैं तो उसको स्विप्सन को मुस्तकिल चांस दे रहे हैं, वो अपने नए लड़कों को कंटिन्यू चांस देते हैं। और उसमें चांस देने की वजह के पीछे एक साइकी होती है कि भाई जब एक लड़का इतने सालों से अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके अगर उसने जगह बनाई है टीम में, तो उसका मतलब हक बनता है कि सिर्फ एक मैच की ख़राब परफॉर्मेंस पे उसको नहीं निकालें। अब जैसे आपने सऊद शकील की बात की, सऊद शकील इतने अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, आपने टीम में लिया, बहुत अच्छा किया सर, आप उसे मौका तो दे पूरा। लेकिन पहले उसमें तो मैच में उसको मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में वो खेला, तो मतलब ये कि तीसरे मैच में चांस देना चाहिए ना। आप कम से कम 1 या 2 सीरीज ऐसे लड़कों को खिला के तो देखें, ये तो नहीं हो सकता। देखें, आप तो एक तो मतलब सेकंड वनडे जीत गए थे। हमेशा अमूमन ये होता है कि जब आप कोई मैच जीतते हैं तो 99% हमने ये देखा कि टीमें जो हैं वो कोई चेंजेस नहीं करती हैं। हाँ, अभी अगर उसका नहीं चले चेंजिंग की है तो समझ में आता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर चांस देते हैं, उनकी बैटिंग की सलाहियतों को देखते हैं, उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो बेशक उसे बाहर कर देते हैं। इसी तरह जाती अगर शाहनवाज धानी के साथ हो रही है, आप प्रॉपर हारिस रऊफ को खिला रहे हैं, अगर किसी मैच में हारिस रऊफ को ड्रॉप करते, शाहीन शाह के साथ जो है शाहनवाज धानी को इन करते तो फायदा होता दिखाई देता। देखें, बिल्कुल ये तो जो कोचेस बैठे हुए हैं और जो टीम के ज़ाहिर है सब देख रहे हैं, कप्तान हैं वो भी शामिल हैं उसमें, उन्हें ये देखना होता है कि किस खिलाड़ी को हमें सपोर्ट देनी होती है और उसको किस तरह से लेके आना होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि शाहनवाज धानी या जो भी दूसरे प्लेयर जब वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो वही मौका होता है कि फ़ौरन उनको चांस दिया जाए। चाहे जाए कि आप जो है 1, 2, 3, 4 सीरीज़ निकाल दें, उन्हें साथ तो रखें, खिलाएं नहीं, तो लड़का जो है डीमोरलाइज हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक हो जाता है और वो उसकी परफॉर्मेंस जो है फिर वो नहीं रहती। देखें, हम तो उसी दौर से गुजरे, हमने इतना अरसा जो है ग्राउंड में गुजारा है,
खेल में गुजारा है, हम उस साइकी को समझते हैं कि जब लड़का अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा होता है और उसको प्रॉपर चांस ना मिले तो वो डीमोरलाइज हो जाता है, उसका मतलब अच्छा, इसमें एक अब्दुल्ला शफीक भी शामिल हैं जिन्होंने जो है टेस्ट मैचेस में जो है उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर हम समझ रहे थे कि इमाम की जगह अब्दुल्ला शफीक फ़खर के साथ ओपन करते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। बेशक इमाम टीम में इन रहे और हमने देखा कि इमाम ने सेंचुरियां भी स्कोर की, तो बेशक चलें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इमामुल हक, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो कंटिन्यू रन करते हुए आ रहे थे, यकीनन किसी मैच में उन्हें भी चांस देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था, यही होम सीरीज है हमारी, यही मौके होते हैं। लेकिन जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि हमारा जो मसला ये होता है कि जब हमारी टीम होती है, हम कोशिश करते हैं कि यार बस हमें मैच जीतना है, हम जो है फ्यूचर की प्लानिंग को नहीं देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है हमारी हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, या हम सारी चीज़ें एडॉक पे करते हैं। तो आप ये देखें कि एक अरसा चला आ रहा है कि हम सारी चीज़ें जो हैं एडॉक पे करते हैं, बस हमें फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए होता है। देखें एक प्रोसेस से गुजर के टीमें जो हैं वो उनमें निखार आता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर आप नए खिलाड़ी को प्रॉपर मौका नहीं देंगे, प्रॉपर चांस नहीं देंगे, तो दूसरे जो यंगस्टर हैं उससे क्या सबक सीखेंगे, क्यों मेहनत करेंगे। तो हमारे यहाँ जो है ये बड़ा मतलब मसला है कि हमारा जो थिंक टैंक है या हमारे जो कोचेज़ हैं या जो हमारे कप्तान हैं वो मतलब खिलाड़ियों को प्रॉपर मतलब तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं कि किस खिलाड़ी से किस वक्त हमें उससे आउटपुट लेना है, किस वक्त उसको जो है हमें मौका देना है, क्या करना है। ये एक जो है मतलब बड़ी मैं समझता हूँ कि एक लैक है हमारी पाकिस्तान की टीम में। जैसे सऊद शकील की आपने बात की या शाहनवाज धानी की, शाहनवाज धानी ने पिछले PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, बाद में उनको टीमों में तो लेते रहे लेकिन उनको खेलने का चांस नहीं मिला। अभी जो आपने बात की कि शाहिन शाह अफरीदी के साथ अगर इनको मौका देते शाहनवाज धानी को तो ये एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन होता है, और जब एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ कोई नया लड़का खेलता है तो वैसे भी सीखता है। फिर नई गेंद के साथ शाहनवाज धानी जितनी अच्छी मतलब वेरिएशन बॉल में निकालते हैं और आपने देखा कि जिस तरह से वो रन्स कंटेन करते हैं और जिस तरह से उन्होंने विकेटें ली हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शाहनवाज धानी जैसे प्लेयर को मौका देना चाहिए था। हारिस रऊफ को तो आप देख चुके हैं, ठीक है, मतलब उनको रखें आप बिल्कुल मतलब ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं। बिल्कुल हारिस रऊफ को अगर आप इस वक्त चांस ना देते तो इसका ये मतलब थोड़ी था कि आपने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है। कम से कम शाहनवाज धानी को तो आप देख लेते। जाहिद महमूद को आप चांस दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस्मान कादिर को आपने चांस नहीं दिया। अच्छा फिर उस्मान कादिर, अच्छा ये सीरीज भी रिची बेनू और अब्दुल कादिर के नाम से मौसूम है, और उस्मान कादिर जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और फिर ये कि लाहौर की विकेटों से तो वो मानूस हैं, और अगर उन्हें चांस दे दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। बल्कि जाहिद महमूद को तो आपको टेस्ट सीरीज में चांस देना चाहिए था। टेस्ट सीरीज में अगर आप उसे चांस देते तो वो आपको और ज़्यादा बेहतर मतलब ये कि आउटपुट दे सकता था। तो हम जो है सही मतलब ये कि मिसफिट करते हैं खिलाड़ियों को। हम जब प्रॉपर उनका चांस बनता है, जो जगह उनकी बनती है, जिस वक्त हमें मौका देना चाहिए, तो वो हमारे टाइमिंग्स जो हैं आउट हैं। और जो अभी एक बात कर रहे थे ना आप पहले कि मतलब एक तो देखें अल्लाह के फजल करम से जब से PSL हुई है हमारे पास एक एक पोजीशन पे 2-2 3-3 प्लेयर्स आ गए हैं। हमें ये डिसाइड करना होगा कि टेस्ट मैच में कौन सी टीम होनी चाहिए, वनडे में कौन सी टीम होनी चाहिए, और T20 में कौन सी टीम होनी चाहिए। 3-4 प्लेयर्स तो हर टीम में रह सकते हैं, लेकिन आप जो है एक नई टीम बनाना चाहिए, नया कप्तान भी बनाना चाहिए, ताकि एक ही कप्तान पर कोई प्रेशर ना आ जाए। बिल्कुल प्रेशर ना आ जाए। हमजा साहब 72वीं दोहा में जो है फीफा कॉन्फ्रेंस हुई, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से जो है फुटबॉल की मतली जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? नहीं बिल्कुल, हमें सब ने वोट किया है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल वापस एक्टिवेट हो जाए। 4 ममालिक ने हमारे लिए वोट नहीं किया, वो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उनमें से 2 कौन है। लेकिन बहरहाल उन्हें एक अच्छी खबर है ये। यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि अकाउंट्स हैव टू बी गिवन बैक टू पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, तो उसके बाद जो है हमारी फुटबॉल वापस बहाल हो जाएगी। सिंध सुपर लीग मुनक्किद हुई तो इसमें जो प्लेयर्स थे समझते हैं कि उनको जो मुआवजा दिया गया वो खुश होते दिखाई दिए? आप तो फाउंडर थे। देखिए मैं बिल्कुल फाउंडर हूँ, लेकिन फाउंडर इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट। जिसने सारी प्रेजेंटेशंस बनाई, प्रेजेंटेशंस एडिट की, प्रेजेंटेशंस दी, बजट प्लान किया, बहुत कुछ किया, लेकिन द फैक्ट इज़ एग्जीक्यूशन स्टेज में आई वाज़न्ट देयर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एग्जीक्यूशन में हुई है जिसमें मेरी एडवाइस थी ये करें, लेकिन हुआ ये। तो इट कुड हैव बीन बेटर, मगर आई थिंक जहाँ तक प्लेयर्स की खुशहाली का सवाल है
तो प्लेयर्स को काफ़ी हद तक अकोमोडेट किया गया है। क्योंकि इंटीरियर सिंध के जो फुटबॉलर्स थे, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। हॉस्टल में जिस तरह उन्हें ठहराया गया, तो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था प्लेयर्स के साथ? पर्सनली मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर अकोमोडेशन देनी चाहिए थी। आपको वहाँ अकोमोडेशन से बेहतर देनी चाहिए थी। हमारी सिर्फ हमारी एडवाइस होती है, हमारी एडवाइस ये होती है कि इनको ये दिया जाए, वो दिया जाए, लेकिन अब फिर जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम क्या बोले। लेकिन बहरहाल जो दिया इनको अकोमोडेशन से हट की जो चीज़ें दी है वो अच्छी चीज़ें दी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे चीज़ें नहीं मिलती है, इस लेवल पे फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ें मिली है। हमारी उम्मीद है कि इस चीज़ को देख के सेकंड सीज़न में जो मिस्टेक्स हुई है उनको ये सही तरीके से ये मिस्टेक से लर्न करे और नई नई चीज़ें लेके आए और अच्छी अच्छी अकोमोडेशंस प्लेयर्स को दे, अच्छी फैसिलिटीज। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि लाइव मैचेस फुटबॉल में अगर प्लेयर्स के जो है कारकर्दगी अच्छी होती है तो वो निखर कर सामने आती है। मैनेजमेंट जो होती है उस पर भी नज़रें होती हैं कि ये फुटबॉलर अच्छा है, फला क्लब से खेलता है, फला डिस्ट्रिक्ट से खेलता है, तो समझते हैं कि ये भी अच्छा साइन था कि लाइव मैचेस नशर हो रहे थे। ये बहुत ज़बरदस्त साइन है, बिकॉज यू हैव टू इन्वॉल्व द मीडिया अगर आपको स्पोर्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। फ्रेंचाइज लीग जो होती है असूलन एक प्रमोशनल लीग होती है। इट्स नॉट अ क्लब लीग, इट्स अ प्रमोशनल लीग। तो हम इसका मकसद ये था कि फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जाए, इंटीरियर सिंध की फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जाए। और हमने देखा कि इंटीरियर सिंध की फ़ुटबॉल इतनी प्रमोट हुई कि इन लोगों ने 2 टीमें थी इंटीरियर की सेमीफाइनल में। हैदराबाद भी सेमीफाइनल में थी, लाड़खाना भी सेमीफाइनल में थी, लाड़खाना फाइनल में भी थी और लाड़खाना चैंपियन भी बनी। तो वी सी इज के आप बिल्कुल सही हुई है। सुपर लीग की जो चैंपियन थी लाड़काना की टीम थी, और ये खुशी की बात है कि इंटीरियर सिंध से भी जो है अब फुटबॉलर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी सिंध सुपर लीग के फुटबॉल की जो चैंपियन बनी है लाड़काना की टीम में। उसी हाले से थोड़ी सी बात कर लें हम हमजा साहब से। हमजा साहब, कोई PCL लीग कराने जा रहे हैं आप, कितनी टीमें उसमें शिरकत कर रही हैं? देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड पाकिस्तान चैम्पियंस लीग एंड और पाकिस्तान क्लब लीग। तो ये जो हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट आउटसाइड ऑफ फ्रेंचाइज। हम क्लब सिस्टम को हम आगे लाना चाह रहे हैं, जो फुटबॉल क्लब सिस्टम, बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉपुलर। जिस तरह PSL होती है उसी तर्ज पे आप लेकर आ रहे हैं ऐसे? नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट जो बड़ा होगा, शायद उतना ही बड़ा हो, शायद उससे बड़ा हो मे बी, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्रेंचाइज लीग। ये होगी आपकी क्लब लीग। क्लब लीग सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में क्लब लीग चलती है और इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। जो क्लब से आपको क्राउड मिलता है, क्लब्स को क्या नाम देंगे आप पूरे पाकिस्तान से? हम क्लब्स चूज करेंगे। वी विल चूज द बेस्ट क्लब्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। जो सारे से हम आपके कराची से क्लब चूज़ करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान से बेस्ट क्लब चूज़ करेंगे, हम इस्लामाबाद से चूज़ करेंगे, लाहौर से चूज़ करेंगे, KPK से चूज़ करेंगे, बलूचिस्तान से चूज़ करेंगे हमारी, और इस तरीके से 6 टीमें हम चूज़ करेंगे। और इसमें होम अवे सिस्टम होगा जो दुनिया में होता है। एक मैच आप गए, पूरी टीम ने ट्रैवल किया लाहौर मैच खेलने के लिए, फिर लाहौर की टीम आई, ट्रैवल किया यहाँ मैच खेलने के लिए। इसमें 6 स्टेडियम्स मोबिलाइज हो गए एंड मे बी देयर इज अ प्लान कि 6 से 8 बन जाए, लेकिन अभी प्लान इज ऑफ 6 टीम्स। अच्छा, इसकी क्या प्राइज मनी वगैरह आप क्या रख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इसके अंदर एक सिस्टम इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयर। रेवेन्यू शेयर जो है उसमें इस तरह होगा कि एक पॉट बनेगा रेवेन्यू का, तो उस रेवेन्यू का हिस्से बनाए जाएंगे और वो हिस्से रेवेन्यू शेयर मिला जाएगा टीमों को। तो उसमें टीम्स को ताकत मिल जाएगी, सब टीमों को ताकत मिलेगी कि अपनी टीम को कंसिस्टेंटली वो पूरा साल रन कर सके। जिस तरह सिंध सुपर लीग हुई, लाइव मैचेस हुए, तो समझते हैं कि जो आप टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं वो भी लाइव हो? इंशाल्लाह ताला वो सारे के सारे मैचेस लाइव हो गए, सारे के सारे मैचेस लाइव होंगे। रियाज साहब,
क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल में हल्की हल्की जो है पानी गिरते हुए नज़र आ रही है, नरम होती हुई नज़र आ रही है फीफा की जानिब से, तो समझते हैं कि जिस तरह फीफा से पाबंदी हटी तो फौरी तौर पर हमारे जो फुटबॉलर्स हैं उनके लिए सूदमंद साबित होता हुआ ऐसे टूर्नामेंट जो मुनक्किद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए। आप ये कह सकते हैं जो आप कहना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान फुटबॉल के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानिंद है, इस तरह की जो लीग होती है। और देखें दुनिया भर में आप फुटबॉल जहाँ जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है आप वहाँ पे जाके देखें, हमने इंग्लैंड में देखा है कि वहाँ पे बाकायदा लीग होती है, पूरे साल लीग होती है और उनके दर्जे बने में उस दर्जा बंदी के हिसाब से पूरे साल वहाँ पे लीग होती है। दुनिया भर में सब जगह लीग होती है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे से पाबंदी हटने वाली, लेकिन ये पाबंदी कोई पहली मरतबा नहीं लगी है, ये तो मतलब हमारी मुख्तलिफ फेडरेशन पे कई मरतबा लग चुकी हैं। बात ये नहीं है, वो तो हमें सपोर्ट करते हैं, हमने इतनी ह्यूज मतलब वोटिंग से दोबारा हम वापस आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे सिलसिले शुरू हो जाएंगे और फिर जो है वो दूसरी फेडरेशन जो है वो फिर बन जाएगी। मसला ये है कि हमारे जो मतलब अपने लोग हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ज़रा सा भी अगर संजीदगी का मुजाहरा करें, ज़रा चीज़ों को देखें, मतलब तो ये बननी नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कुर्सी की दौड़ है, कुर्सी की दौड़ की वजह से हर आदमी ये चाहता है कि यार बस मेरे पास कुर्सी रहे। और मतलब आपने देखा होगा ऑफिस के लिए झगड़े होते हैं, वहाँ पे आगे बैठ जाते हैं। तो यार ये इतना गैर संजीदा रवैया है। असल में हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो है क्लैप्स कर गई हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका ये रिफ्लेक्शन है। और ज़ाहिर है फुटबॉल भी उससे बाहर नहीं है, कोई भी शोबा बाहर नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी मतलब जब इस तरह की ख़राब सिचुएशन हो तो हम कोई संजीदगी का मुजाहरा करें, कोई अच्छे अमल का मुजाहरा करें। अच्छा, इसका नुकसान जो होता है ना वो प्लेयर्स को होता है। जब आप 2-2 3-3 फेडरेशन होंगी तो प्लेयर बेचारे जो है वो रुल जाते हैं। फेडरेशन के हवाले से ज़रा हमजा साहब से बात कर लें। हमजा साहब, फेडरेशन के हवाले से बड़े मामला ख़राब हैं, समझते हैं कि इस पे यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहिए। देखिए फेडरेशन का जो मसला है वो एक जिस तरह राजा साहब बता रहे थे, ये कंसिस्टेंटली हम इनकंसिस्टेंट रहे हैं और हमारे पास बड़े मसले हमारे पैदा हुए हैं। अभी फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी भेजी, वो हमज़ा ख़ान के अंडर भेजी थी, फिर वहाँ भी मसले शुरू हो गए। फिर एक इंटरम साहब आए, फिर उनके बाद हारून मलिक आया चेयरमैन। अभी जो हारून मलिक इज़ द चेयरमैन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी, तो उनके पास मैंडेट है कि वो इलेक्शंस कराए। तो ही विल तो अगर वो इलेक्शंस करा लेते हैं विद इन द गिवन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि नई बॉडी आएगी, प्रॉपर बॉडी आएगी, इलेक्टेड बॉडी आएगी जो फुटबॉल चलाएगी। तो इन दैट रिगार्ड अगर वो तो कमेटी पे होता है और ग्रुप पे होता है कि वो किस तरह काम करते हैं। अगर तो जो लोग आएंगे संजीदगी से काम करे तो फिर हम देखेंगे कि ज़बरदस्त इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। लेकिन ये ग्रुप और कमेटी पे होता है। बिल्कुल, ग्रुप कमेटी पे होता है। रियाज साहब, थोड़ी सी बात है उमर गुल के हवाले से कर लें। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो है बॉलिंग कोच मुकर्रर हो गए, जहां हमें उमर गुल से फ़ायदा उठाना चाहिए, वहां अफगानिस्तान जैसी टीम जो है फ़ायदा उठाती दिखाई दे रही है उमर गुल से। देखिए मतलब दुनिया में इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे बॉलर्स हैं, इतने सारे बैटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब उन लोगों की परफॉर्मेंस रही है और वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट कि वो जब PSL में थे या मुख्तलिफ मतलब ये कि इससे पहले भी डिपार्टमेंट में थे, तो वो खिलाड़ियों को ज़ाहिर है कोच करते रहे। PSL के दौरान भी उन्होंने किया है और अपने खिलाड़ियों के साथ अब भी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब उनका माहिदा जो है अफ़गानिस्तान की टीम के साथ हो गया है। तो हमारे साथ तो और भी मतलब एक प्लेयर्स हैं, हमारे पास काफ़ी ज़ख़ीरा है प्लेयर्स का, जिनको ऑन एंड ऑफ मतलब एक मुख्तलिफ जो ज़ख़ीरे की बात कर रहे हैं आप। जिस तरह फवाद साहब भी कह रहे थे कि अच्छे ऑलराउंडर निकल के नहीं आ रहे। अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक के बाद कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं आया जिस पे हम इन्हिसार कर सकें कि यार ये आगे सेंचुरी भी स्कोर कर सकता है। थोड़े अरसे तक अम्माद ज़रूर रहे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखें असल में हमारे सिस्टम की भी थोड़ी सी ख़राबी है कि मतलब हम ये तो खिलाड़ी हमें तैयार करने चाहिए नीचे से, ग्रास रूट लेवल से। अगर कोई एक ऐसा प्रॉपर सही सिस्टम हो तो उसमें हम इनको ग्रूम कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेंटलिटी मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक स्पिनर है तो वो स्पिनर की जानिब तवज्जो देता है, अगर कोई अच्छा बैटर है तो वो बैटर की जानिब तवज्जो देता है। और अच्छा, हमारे पास ये खिलाड़ी जो है आते हैं 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, जबकि दुनिया भर में एक तरीक़ाकार है कि वहाँ पर 12, 16
18 इस तरह से चलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर 12 या 16 साल की उम्र में किसी प्लेयर में जो बिल्कुल ही वो नौजवान होता है, थोड़ी बहुत कोई खामी होती है या उसको कोई मतलब उसका स्टाइल सही करना होता है, तो वो उसी वक्त कर देते हैं। यानी ये एक ऐसी उम्र होती है कि आप किसी भी खिलाड़ी को अगर आप उसमें पोटेंशियल देखो कि इसमें तीनों एबिलिटीज़ हैं कि वो अच्छा बॉलर भी बन सकता है, बैटर भी, अच्छा फील्डर भी, यानी खराबी की आप ऑलराउंडर। बात कर रहे थे रियाज साहब, मोहम्मद हसनैन एक वक्त था कि वो हमारा मेन अटैकर बॉलर बनता जा रहा था, लेकिन उसमें फिर बॉलिंग एक्शन में उसमें खराबी आई, तो समझते हैं कि उस पर भी काम नहीं किया गया। असल में देखें मसला तो यही है ना कि हमें ये चाहिए कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें एडॉक सिस्टम पे होती हैं, एडॉक बेसिस पे होती हैं। हम बस चाहते हैं कि फौरी तौर पे हम कोई रिज़ल्ट हासिल कर लें, फौरी तौर पे कोई प्लेयर ले लें। हम जो है बाकायदा तवज्जो नहीं देते और उस किसी भी प्लेयर पे काम नहीं करते लॉन्ग टर्म में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप 12 या 14 साल की उम्र में लड़का आपके पास आए तो आप उसको आपको एक पास एक टाइम होता है कि आप उस पर काम कर सकें, उसको एक अच्छा ऑलराउंडर बना सकें। ये देखें 16 साल की उम्र में लड़के में ये पोटेंशियल नज़र आ जाता है कि इसका रुझान क्या है, ये इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, इसमें ऑलराउंडर की सारी खूबियाँ, या सिर्फ ये बैटर ही रह सकता है या बॉलर रह सकता है। तो ये तो फ़र्ज़ उन कोचिज़ का है जो मतलब उन्हें पिक करते हैं और लेके आते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम की ख़राबी है कि हमारे यहाँ तो प्लेयर आते ही 24-25 साल की उम्र में, तो 34-36 साल में डेब्यू करवा रहे होते हैं, है ना, और 30-32 साल में आप उसका डेब्यू करा रहे हैं, तो आप उसकी क्या चीज़ों को मतलब ग्रूम करेंगे, ट्यून फाइन करेंगे, किस तरह सही करेंगे। लेकिन अगर एक लड़का आप 16 साल में लेके आते हैं तो आप उसको जो है बना सकते हैं, उसमें निखार पैदा कर सकते हैं। उसमें अगर अभी जिस तरह अंडर 19 के कासिम अकरम लड़का निकल कर आया है, बड़ा बेहतरीन लड़का है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। शहजाद मोइन, ये तो खुशकिस्मती से बाज़ लड़के खुद ऐसे आ जाते हैं लकीली कि उनमें वो सारी खूबियाँ होती हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हम बनाने की तरफ देखें, उसी वक्त तवज्जो दे सकते हैं जब हम बिल्कुल छोटी उम्र से लड़कों पे तवज्जो दें। 16 साल की उम्र ऐसी होती है कि लड़कों को हम अडॉप्ट करा सकते हैं कि आप इस तरह से करें। लेकिन हमारी मतलब बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम हमारा थोड़ा सही नहीं है, जिसके बाइस हम ग्रूम करते हुए खिलाड़ियों को नज़र नहीं आते। प्रोग्राम में टाइम कम है, जिसके बाइस अख्ताम करना पड़ा है। हमजा फ़ारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जो है रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।